देखिए जो ये बता रहे हैं कि पंडित जी को जो है यादव जी को कथा नहीं आ रही थी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वहाँ की जनता बोल रही है। ये सुनिए मेरी बात, अरे 2 मिनट सुन लीजिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा ज्ञान लेके आया करिए। सरकार चाहती है लोग जाहिर रहे, उनकी बात ना समझे, जो व्हाट्सएप ज्ञान है उसमें रहे। मुसलमानों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था। अगर ये पढ़ लिख लेते तो वो कहीं पंचड़ कौन बनाता, जिंदाबाद कौन करता हमारे पीछे। तो कहीं ना कहीं इनकी बात से मैं सहमत हूँ कि इन्होंने इस चीज़ की आवाज़ उठाई, लेकिन ये गलत सरकार के ऊपर इन्होंने उठाई। ये नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जो है बीएम है, पीएम नहीं है, ये बीएम है, बिजनेसमैन है। नमस्कार, मेरा नाम कनक मिश्रा है और आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव। आप सभी का इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है 2027 के इलेक्शन नज़दीक हैं, उससे पहले ही पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के विवाद चलते जा रहे हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ पार्टी के लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर क्या माहौल है, क्या कुछ रणनीति है और क्या कुछ होने वाला है। हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं एक वरिष्ठ पत्रकार प्रिंस जी, और हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के एक समर्थक गोलू जी, और हमारे साथ कांग्रेस के समर्थक सतपाल छावड़ा मौजूद हैं। तो आज हम इन सब के साथ मिलकर बातचीत करेंगे कुछ दिलचस्प मुद्दों पर। तो चलिए, सबसे पहला मेरा जो सवाल है आप सबसे ये है, सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आप सब हमारे यहाँ आए और आपने हमको टाइम दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखिए, अब मेरा जो सबसे पहला मुद्दा है आप सबसे, वो मुद्दा यह है कि जैसे अब सावन का महीना शुरू हो रहा है, आप सभी को पता है कि 11 तारीख से सावन का महीना शुरू हो रहा है, तो उसको लेकर के अब राजनीति गरमाई जा रही है। कहा जा रहा है कि भैया बीजेपी जो है धर्म के नाम पे राजनीति करती है, ऐसा अखिलेश यादव कहते हैं। तो योगी उनको कहते हैं कि तुम जातिवाद करते हो। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो है एक मुद्दा उछल रहा है। तो इसमें एक मुद्दा उधर के आया है कि भैया कावड़ रूट पे आप लोग अपना नेम प्लेट लगाएंगे। तो इस पे आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार है प्रिंस जी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पिछली साल ही ये कहा था कि कोई भी अपना नाम उसमें ना रखे, नाम लिखना वाजिब नहीं है, क्योंकि ये आर्टिकल 15 का उल्लंघन है। लिंग और आपका धर्म, जाति और लिंग के हिसाब से भेदभाव नहीं होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने वो खारिज कर दिया था। उसके बावजूद फिर इन्होंने किया है उसके बाद। तो ये मेरा मानना है कि कोई आदमी, स्वामी नाम का आदमी जाता है और किसी को बोलता है कि आप कौन हो। आप कौन हो स्वामी जी? आप पुलिस हो, आप कमिश्नर हो, आप कहीं भी चले जाओगे और बोलोगे अपना नाम बताओ। मैं नहीं बताऊंगा अपना नाम किसी को, क्योंकि जब दुकान बनता है तो LIO रिपोर्ट होती है, पुलिस के पास उनका बाप का नाम, उनका नाम सब होता है। उसके बावजूद ये कौन लोग हैं जो माहौल ख़राब करते हैं? प्रिंस जी, यहाँ पर जो बात हो रही है वो ये बात हो रही है कि जैसे आपका नाम अमन है, आपका नाम अब्दुल है, तो आपने अपनी दुकान पे अमन नाम लिख लिया, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि भैया आप अब्दुल निकले। तो इससे जो है जो मतलब बीजेपी के लोग हैं या जो हिंदू धर्म के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी आस्था को जो है ये ठेस पहुँच रही है, हमारे मतलब एक होता है अपना, मेरी भावनाओं की कदर नहीं हो रही है। तो इस पे क्या बोलेंगे? देखिए, ये तो गलत है ना, क्योंकि जब आप दुकान लेते हैं तो LIO को बताते हैं कि हम लल्लू राम के नाम से लगाएंगे और मेरा नाम है राशिद, मेरे बाप का नाम है सलमान। तो उसी टाइम क्यों नहीं बोल दिया उन्होंने कि नहीं, तुम लल्लू राम के नाम से नहीं लगा सकते, तुम राशिद के नाम से लगाओ। उनको परमिशन मिलता है ना, तभी तो वो बोर्ड लगाते हैं। बिना LIO के, बिना पुलिस के वो बोर्ड नहीं लगा सकते, पहली बात। दूसरी बात, आप बता रही है कावड़ यात्रा, 4 किलोमीटर में हर कावड़ यात्री के लिए भंडारा होता है, आज भी होता है, और मुस्लिम लोग भी लगाते हैं उस तरफ। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, अब 2 किलोमीटर में और लगा दिए। जब 2-2 किलोमीटर में कावड़ यात्रा रहेगा तो कावड़ियों को परेशानी नहीं होगी, वो होटल में क्यों खाएगा? किसी की होटल की घुस के कोई भी आदमी, हम बोले आप पुलिस ले जाइए, कमिश्नर ले जाइए और इंक्वायरी करवा लीजिए, पर कोई भी आदमी स्वामी नाम का आदमी आएगा। देखिए, शुद्धता की बात कर रही हैं, अभी यही कंज्यूमर इंडेक्स आया था, उसमें 30% खाना अशुद्ध था, सैंपल लिया गया था, जांच हुआ था 30%। और नोएडा में 702 सैंपल लिया गया था पनीर का, उसमें 83% वो नकली निकला। तो ये तो बात है ना, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। और देश में
प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए और ये झगड़ा और पॉलिटिक्स है इसको दूर रहना चाहिए। ठीक, गोलू जी क्या कहेंगे गोलू जी इस पे? देखिए अभी जैसे कि आपने मुद्दा उठाया है कि जो मुसलमान लोग होते हैं हिंदू के नाम कैमरे पे में बोलो लोग जो है नाम रख के दुकान चलाते हैं, जैसे कि काफ़ी हिंदू लोग जो है इस चीज़ के शिकार हुए हैं कि आप जो है नाम रखा है आपने बबलू और जब स्कैनर से जब पेमेंट करते हैं तो लिख के आ रहा है सलमान, तो सबसे पहला तो इन्होंने वहीं पे पूरा जो है खेला कर दिया। दूसरी बात अभी गोमती नगर की बात है 2 दिन पहले की कि एक दूध वाला था, वो हिंदू का नाम बता के काफ़ी साल से उनके यहाँ दूध दे रहा था, उनके सीसीटीवी कैमरे में उनका रिकॉर्ड हुआ कि उसके अंदर वो थूक के दूध दे रहा है ओह और उसका जब जांच हुई तो वो निकला मुसलमान। तो इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने इस चीज़ के लिए बोला है कि जितने भी अपने लोग हैं दुकान लगा रहे हैं आगे नाम प्लेट लगा के की जाए कि किसी के धर्म को ठेस ना पहुँचे, क्योंकि ठेस पहुँचाने का काम हमेशा ने मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ किया है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस तरीके के लिए आदेश निकाला है। जो सपोर्ट करते हैं ऐसे लोगों को सबसे पहले तो उनको शर्म आनी चाहिए कि किसी का धर्म आप जो है वो ख़राब कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो है हम लोग जो है निंदा करते हैं कि इस तरीके के सपोर्ट करने वाले लोगों के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी लेकिन जो भी यहाँ प्रिंस जी ने अभी कहा था कि जब आप किसी की दुकान जब लग रही होती है LIO जो बता रहे थे तो उसमें ही आपको पता चल जाता है कि जब वो दूसरी धर्म का है और दूसरे धर्म में करके वो दुकान लगा रहा है तो आप उसी समय एक्शन लेते। देखिए सबसे पहली चीज़ तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं। जो एक छोटे दुकानदार होते हैं, जो एक रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार होते हैं, जो एक छोटी सी जो है कोने पे दुकान खोल के बैठे हुए हैं, वो उन लोग के लिए है। वो उन लोग के लिए जांच थोड़ी ना आती। ठेले पे आपने कल से ठेला लगाना स्टार्ट कर दिया और आपके वहाँ LIO जाएगी जाँच करने, ये तो अभी तक मैंने नहीं देखा है। ये जो बड़े बिजनेसमैन हैं ये सब लोग नहीं कर सकते हैं। ये सब रेहड़ी पटरी वाले जो इस तरीके की जो दुकान करते हैं ये इन लोग धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं लोगों का। और माननीय मुख्यमंत्री जी का इसीलिए आदेश है कि जितने भी रेहड़ी पटरी से लेके जितनी ऐसे दुकानदार वाले लोग हैं वो सब अपने आगे नाम प्लेट का लगाएं। सतपाल जी काउंटर करिए। देखिए मैम, ये तो भाजपा के एजेंडे में है। दरअसल ये नफरत की ही दुकान चलाना चाहते हैं। आप देखिए 2014 से पहले ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तो ऐसा क्या लोगों में, मुसलमान कौम में क्या नहीं तो खौफ 2014 से पहले सतपाल जी, जैसे गोलू जी ने बताया कि अभी CCTV में आया कि वो थूक के दूध दे रहा था, तो 2014 से पहले इस तरह की चीज़ें नहीं उभर के सामने आती थी कि कोई रोटी में थूक रहा है या कोई क्या बोलते बिरयानी में कुछ कर रहा है, तो ये सब पहले नहीं आता था। तो इसलिए अब जो है सरकार ये चीज़ें कर रही है कि भैया आप अपना नेम प्लेट लगाइए। देखिए मैम, ये तो बहुत साधारण सी बात है कि कोई भी व्यक्ति एक टोपी लगा के इस तरीके के वीडियो वायरल कर सकता है। अच्छा, थूक का कोई वीडियो अगर इनके पास हो, भाजपा वालों के पास, और वो चिन्हित उसे करें और उसे बताएं कि उसकी जाति क्या है, तब देखिए इनके एजेंडे में है। अब आप ये बताइए क्यों ऐसा हो रहा है कि जो चीज़ 2014 से पहले नहीं थी आज वो क्यों हमें फेस करनी पड़ रही है? क्यों मुसलमानों को ये फेस करना पड़ रहा है कि उनको अपनी आइडेंटिटी अपने कारोबार के लिए छुपानी पड़ रही है? तो कहीं ना कहीं ये डर है उनका हिंदुओं के प्रति। वो ये नहीं है कि किसी हिंदू को खिलाने पिलाने की चीज़ से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि वो शायद डरा सहमा है कि उसका कारोबार चलता रहे। कि आप थूक मिला रहे हैं? मैम सुन ले, अभी होता क्या है कि अब मैं अभी बताऊं, मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, जब कांवड़ यात्रा चली सावन में, तो अजीत अंजुम ने एक वीडियो बनाया था। वहाँ पर वहाँ के लोगों से जो कांवड़ यात्रा में जा रहे थे उन लोगों के इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो कहीं भी खा लेते हैं, बस हमारे साथ मुसलमान भाई ये ख्याल रखें कि जहाँ मीट मुर्गा बन रहा है वो उस किचन में ना बना के दे, बल्कि हमें जो है वेज भोजन दिया जाए। उन्होंने कोई ये मुद्दा नहीं उठाया कि हम ये मुसलमान है या क्या है। और कांवड़िया खुशी खुशी वो अपने भक्ति गीत गाते हुए चले जा रहे हैं। हिंदू की दुकान है या मुसलमान की दुकान है, वो खाते पीते आगे बढ़ते जा रहे हैं। मगर मैं देख रहा हूँ मैम कि ये 2014 से पहले ऐसा कुछ नहीं था, मगर ये जो 2014 से इन्होंने जिस तरीके की नफ़रत की दुकान खोली हुई है, हिंदू मुस्लिम की दुकान खोली हुई है। अब आप किसी, और मैं इसमें एक बात और भी कहूँगा मुसलमान भाइयों से
क्यों आप अगर ये आपको पता है कि आपके इन्हीं हरकतों से, हरकत नहीं कह सकता, मजबूरी कहूँगा ज़रूर, क्योंकि मजबूरी है, वो ऐसा नाम बदल के लगाते हैं, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कहीं ना कहीं आपकी ये गलतियाँ, ये आपकी बातें जो है भाजपा को लाभ पहुँचाती हैं। उन्हें ये मौका मिलता है कि बस इसी एजेंडे को अब हिंदू मुस्लिम करके चलाया जाए ताकि सत्ता में बने रहें। तो ये मेरे लिए मैं समझता हूँ ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, अब मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि जैसे कि आपने देखा कि इटावा में कैसे कथावाचक के साथ मतलब बुरा हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था, उसको पीटा गया या वहाँ पे जो भी चीज़ें हुई, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पेशाब उसको पिलाया गया, लेकिन फिर ये हो रहा है कि सब मीडिया फैला रही है ये सब फेक न्यूज़ है। फिर ये भी हो रहा था कि वो किसी के साथ छेड़छाड़ किया था उसने, इसलिए उसको मारा पीटा गया था, इसमें कोई ब्राह्मण और यादव की बात नहीं आई थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी घटना ने 15 दिन तक का टीवी वाले इसको चला रहे हैं, डिबेट हो रही है, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये इतनी ज़्यादा खींचने वाली बात नहीं थी और ये कोई ऐसा सवाल भी नहीं था कि हम अपने शो में इसकी बात करें। लेकिन लोगों ने इसको इतना ज़्यादा उकसा दिया कि यादव और हिंदू, वो सॉरी माफ़ कीजिएगा, यादव और ब्राह्मण में आपस में टकराव कराया। फिर उधर गगन यादव चले गए थाने, फिर 19 लोग अरेस्ट हो गए, 19 यादव। अखिलेश यादव ने सम्मान दिया उनको, कथावाचक को। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि ये ब्राह्मण और यादव को लड़वाने की आपस में क्या नीति है? ये कौन सी रणनीति है? क्या इससे जो है दो समुदाय आपस में, समुदाय क्या दो जातियां आपस में टकरा रही हैं, लड़ रही हैं? क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत गंदी पॉलिटिक्स है, बहुत ही नाली में गिरी हुई पॉलिटिक्स है। दो समुदाय को आप लड़ाई करा रहे हैं, पंडित और ठाकुर को, और आप बता रहे हैं कि पंडित का पूरा समूह ऐसे ही है या यादव का पूरा समूह है। तो आप अपराधी को चिन्हित करिए, उसको जेल में डालिए, पर आप ये नहीं कह सकते कि एक पंडित ने अगर ये काम किया तो सारा पूरे पंडित को आप इसको दोषी करार करें, ये गलत होगी। और यादव अगर कोई ऐसा काम किया तो पूरा यादव को आप चिन्हित करें तो ये भी गलत होगा। ये आपस में जातियों में लड़ाई करवाना गलत है। कोई भी ऐसा नहीं है, पंडित भी काम, पंडित का काम है, हमेशा पंडितों ने दान दिया, कल्याण किया लोगों का, और बहुत सरल लोग हैं पंडित लोग। पंडित ना लड़ाई में रहते हैं, ना झगड़े में रहते हैं, बुद्धिजीवी भी हैं। और यादव एक अपना अलग उनका किसी में। और दूसरी बात ये कि मैं बताना चाहता हूँ, जो कथावाचक था, जब कथावाचक बन जाता तो उसका कोई जाति नहीं होता है। उसको रोकना और उस पर पेशाब डालना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ पंडित लोग, फिर मैं कह रहा हूँ आपको ये बात, मैंने बहुत चैनल में कही है, ये पंडित लोग नहीं कहे हैं, ये कुछ लोग हैं जो इस तरीके से खुराफात फैलाते हैं और पंडितों को बदनाम किया। पंडितों को भी ये समझना होगा कि आपका नाम लेके कौन आपको बदनाम कर रहा है, और यादव को भी समझना पड़ेगा कि कौन आपको राजनीति के उसमें डाल के आपकी भी एक नफरत जो ये बनेगी, आने वाले सदियों तक ये रहेगी। तो ये नफरत को ख़त्म करना चाहिए। ऐसी पॉलिटिक्स नहीं, मैं मानता हूँ सारी पॉलिटिकल पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक सिक्के के दो रूप हैं। कोई धर्म कार्ड लेकर राजनीति कर रहा है, कोई जाति का आधार लेकर राजनीति करना है, और सबका मकसद एक है, सिर्फ कहने का मतलब है कि तस्वीरों के पीछे जो हैं सब एक हैं, तस्वीरों में अलग हैं, बाकी तस्वीर के पीछे देखा जाए तो सारी जो है पार्टी एक है और वो जनता को लड़वा रही है। चलिए गोलू जी, आप इनको काउंटर कीजिए, आपका मौका है। जैसे कि मैम आपका सवाल है, ये सवाल में देखिए, सबसे पहली चीज़ तो दोनों तरफ के लोग फंसते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो पंडित जी वहाँ गए थे कथा करने, कि वो पूरा ज्ञान ही नहीं दे पा रहे थे, तो कुछ लोगों को वहाँ शक हुआ उनके ऊपर। अच्छा। जब उनके ऊपर शक हुआ तो उनका नाम पूछा गया, तब उनके ऊपर पूरी जो है कार्रवाई की गई कि किस तरीके के हैं, क्या है क्या नहीं, आईडी वगैरह सब कुछ चेक किया गया। जब उनकी आईडी देखी गई तो उस पर यादव जी लिखा हुआ था। ओके, ठीक है, यहीं से माहौल गर्म हुआ। और इस तरीके का जो माहौल वहाँ पे लोगों ने वहाँ पे किया, इससे जो है विपक्ष की जो पार्टियां बैठी हुई हैं, जो राजनीति के पापड़ सेक रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरीके का माहौल वहाँ पे उन्होंने बनवाया था, लेकिन उसका उल्टा हो गया। अखिलेश यादव जी ने 100 लड़ाई थी, वो वहाँ पे पूरा माहौल उनका उल्टा हो गया कि वर्तमान में जो सरकार सत्ता पे बैठी हुई है उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ, उल्टा इनके ऊपर पलटवार हो गया। कहते हैं कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने चलते हैं, अक्सर वही लोग गड्ढे में गिर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ उनके साथ हुई। और जाति विवाद में लड़ाने वाली जो पहले की जो सरकारें करती चली आई हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये सब चीज़ें नहीं हैं। जो पीडीए के नारा देते हैं, पीडीए में सिर्फ यही के लोग भरे हुए हैं, बाकी अगला पिछला दलित कहीं है ही नहीं, पीडीए में सब खत्म।
पीडीए का मतलब होता है सबका साथ सबका विकास, सबके साथ में चलने की बात करने वाले। जैसे माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी नारा दिए हैं सबका साथ सबका विकास पे, जो वो कर भी रहे हैं, जमीनी स्तर पे सबको लाभ मिल रहा है। नहीं तो कहा ये जो है आपकी जो अपोजिट पार्टी है वो जो है इस पे जो है आपके जो सबका साथ सबका विकास सबका सब विश्वास, इसमें वो लोग कहते हैं कि योगी जी सिर्फ ठाकुरों का विकास करते हैं, ठाकुरों के साथ रहते हैं और ठाकुरों का विश्वास ही। अच्छा, ये बताइए जो लोग कह रहे हैं ये हमेशा से अपनी गलतियां बता रहे हैं, ये सरकार में ये अपनी कमियां बता रहे हैं जनता के बीच में, जो ये शुरू से करते चले आए हैं, सिर्फ यादवों को लेके साथ में चलना, यादवों के लिए वैकेंसी देना, यादवों के लिए आगे बढ़ाने का काम करना। अब ये बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई भी एक ऐसी योजना बता दीजिए जो सिर्फ ठाकुरों के लिए हो और किसी जाति के लिए ना आई हो। जितनी भी योजना आई है वो मुसलमानों को भी मिल रही है, हिंदुओं को भी मिल रही है। यहाँ ठाकुर और जातिवाद पे कोई हम लोग के यहाँ नहीं है। जो लोग जातिवाद पे बात करने वाले लोग हैं वो यही बात करेंगे। तो हमेशा से जो ये गलतियां करते चले, आप ये सोच रहे हैं कि हम इस तरीके की अफवाह उड़ाएंगे और इस तरीके का माहौल करेंगे, ये सरकार के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। पहले स्वयं अपना कॉलर झाँक ले कि आपने इतने सालों में क्या किया है, और इस सरकार ने जितने बड़े बड़े काम कर दिए हैं वो आपकी सत्ता कभी ना सपने में कर सकती है, ना आगे कभी भविष्य में आपकी सरकार आने वाली है। और 2027 का चुनाव एक तरफा होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक तरफा लहर में जीतने वाले, प्रचंड जीत के साथ सरकार बनेगी हम लोग की 2027 में। चलिए सतपाल जी। देखिए मैडम कैसा दुर्भाग्य है, ये भाजपा के प्रवक्ता हैं और ये इन लोगों में एक कमी है। ये जब गलतियां करते हैं ना तो उसके बचाव के लिए कहीं ना कहीं जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनको बचाने के लिए अब इन्होंने यादव पर इल्ज़ाम लगा दिया जो कि उसको पाठ पूजा ढंग से नहीं आती है या वो औरत के साथ छेड़खानी कर रहा था। ये इसी तरीके के मुद्दे ले आएंगे। अब 4 लोगों के बीच FIR दर्ज हो गई है, उन्हें बचाना है इन भाजपाइयों को। तो उसके लिए ये क्या किया इन्होंने कि उनको कह दिया कि पंडित जी को, यादव जी को धर्म का ज्ञान नहीं है, वो पाठ पूजा ढंग से नहीं कर पा रहे हैं या वो महिलाओं का हाथ पकड़ रहे हैं, उन्हें छेड़छानी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को बचाने के लिए खामखाई उस यादव पुजारी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये तो बड़ा हास्यास्पद है कि इस तरीके की इनका चरित्र ही है भाजपा का। इसलिए मुझे इसके लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप खुद भाजपा से। गोलू जी कह रहे हैं कि जो है आप इस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सरासर मतलब छुपा रहे हैं चीज़ों को। देखिए ये जो है ये कांग्रेस के बहुत ही बढ़िया प्रवक्ता हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकने की जो इनके नेताओं के अंदर आदत है वो इनके अंदर भी है। ये गलती इनकी नहीं है, ये जिस पार्टी में है वो बस यही इनकी गलती है कि ये उस पार्टी में है। देखिए हाँ। जो ये बता रहे हैं कि पंडित जी को जो है यादव जी को कथा नहीं आ रही थी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वहाँ की जनता बोल रही है। ये सुनिए मेरी बात, अरे 2 मिनट सुन लीजिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा ज्ञान लेके आया करिए, सब ज्ञान वही कांग्रेस कार्यालय मत छोड़ के आया करिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वहाँ की जनता की आवाज़ कह रही है, वो वहाँ की सोशल मीडिया की आवाज़ कह रही है, तब मैं इस चीज़ पे आगे बात कर रहा हूँ। और आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं आधा ज्ञान रखते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ पढ़ लिख के आते नहीं है, ज्ञान की बात करने लगते हैं। चाइना के सामान का, पाकिस्तान के ईमान का, राहुल गांधी जी के बयान का और इन चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है भाई साहब। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, बाकी इनको जो बोलना है अब ये बोल सकते हैं। क्या बोल रहे सतपाल जी? देखिए मैम, एक तो पहली बात ये हमें झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा। और दूसरा आप ये कहानी कविताएं भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने बताया है ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं। अभी आपने जैसे पंडित जी पे इल्ज़ाम लगा दिया कि वो जो है पाठ पूजा नहीं कर पा रहे हैं, हाँ। या वो महिलाओं को छेड़ रहे हैं। अब इन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता को भी अपने उसी में खींचने का काम कर दिया। अब ये मुझ पर भी आ गए, मुझे भी वो टारगेट सा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कितने बढ़िया प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और इनका कितना ज्ञान है कि ये हमें बता रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। जो आपने किया हमने उसी बात को मीडिया में रख रहे हैं, और तो मैंने कुछ कहा नहीं। ठीक, चलिए अब मेरा जो अगला सवाल है आप सबसे वो ये है कि जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब परिवार, उनको स्कूल भेजा जाता है,
और वहाँ पर स्कूल खोले जाते हैं कि प्राथमिक विद्यालय गाँव के बच्चों के लिए, जैसे जो बच्चियाँ हैं छोटी छोटी जिनके माँ बाप मतलब दूर दराज नहीं भेज पाते हैं, तो वो कम से कम चाहते हैं कि हमारा बच्चा 8वीं तक पढ़ ले प्राथमिक विद्यालय में। लेकिन अब सरकार कह रही है कि स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, और आपको मैं बता दूं कि वो स्कूल बंद कर दिए जाएंगे जिसमें 30 से कम बच्चे हैं, उनको मर्ज कर दिया जाएगा कि जिसमें 30 से कम बच्चे पढ़ने आते हैं, और जो 1 से 3-3 किलोमीटर की रेंज में जो स्कूल बने हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। तो इस पे आप लोगों की क्या राय है, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये योगी सरकार का ये जो ऐलान है, ये जो फरमान है, इस पे क्या बोलेंगे आप? देखिए, राइट टू एजुकेशन में ये साफ लिखा है कि 1 किलोमीटर तक दूरी में बच्चे का स्कूल होना चाहिए। अब 3 किलोमीटर है, सबसे बड़ी बात। दूसरा बात, ये 17-18 में इन्होंने 26 सरकारी स्कूल बंद कर दिया था। नहीं, राइट टू एजुकेशन में ये नहीं लिखा है कि 1 से 3 किलोमीटर के 1 किलोमीटर होना चाहिए। ना, राइट टू एजुकेशन में ये नहीं लिखा है कि 1 किलोमीटर होना चाहिए। ये जो है, जब सबसे पहले ये स्कूल बन रहे थे तो उसकी जो रणनीति बनाई गई थी, तो स्कूल इसी जैसे एक नक्शा बनाया जाता है, तो स्कूल इसी नक्शे बनाया गया था कि भैया एक जो है 1 किलोमीटर पे रहेगा स्कूल, फिर एक 3 किलोमीटर पे रहेगा। लेकिन अब क्यों बंद कर रहे हैं? जब आपने पास बनवाए थे तो अब क्यों आप बंद कर रहे हैं? ये मुद्दा है। फिर आप एक बार देख लीजिएगा, राइट टू एजुकेशन 2009 में साफ लिखा है कि बच्चे के 1 किलोमीटर से दूर नहीं होना चाहिए। अगर 1 किलोमीटर से दूर होगा तो वो दिक्कत आएगा। रेलवे क्रॉसिंग में नहीं होना चाहिए, वो फाटक पार नहीं करना चाहिए। और इनका 3 किलोमीटर है। अब दूसरी बात सुनिए आप ये बताइए कि पहले 26,000 स्कूल इन्होंने बंद किया 17-18 में, अब 27,000 का स्कूल बंद कर रहे हैं। 28,000 प्रिंसिपल इसमें बेरोजगार होंगे, ठीक है। 42 लाख स्टूडेंट 4 साल के अंदर ड्रॉप आउट हुए हैं। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में 42 लाख स्टूडेंट ड्रॉप आउट लिए हैं, और जो नेशनल ड्रॉप आउट रेट है वो 1.7 है प्राइमरी का, और उसके बाद 5.2 है अपर प्राइमरी का, और सेकेंडरी का 14.2 है। यही आपका कन्नौज और हमीरपुर में 15% के ऊपर ड्रॉप आउट रेट है, और मोहबा और बांदा में 20% के ऊपर ड्रॉप आउट है। 1 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ा है, और 1 लाख प्राथमिक स्कूल में मात्र 1 टीचर है एक स्कूल में। 1 लाख ऐसे स्कूल हैं, 5,500 ऐसे स्कूल हैं उत्तर प्रदेश में जहाँ केवल 1 टीचर है, वो चल रहा है स्कूल। आप बताइए, 5,500 स्कूल में 1 ही मात्र टीचर है। नहीं, तो ये जो बंद किया जा रहा है, इससे क्या गरीबों को नुकसान होगा कि उनके बच्चे पढ़ने नहीं जा पाएंगे, या फिर क्या है? देखिए, सरकार क्यों बंद कर रही है? सरकार इसलिए बंद कर रही है कि लोगों को जाहिल रखना चाहती है सरकार। अच्छा। सरकार चाहती है लोग जाहिल रहें, उनकी बात ना समझे, जो व्हाट्सएप ज्ञान है उसमें रहे। सरकार का ये मंशा है कि लोगों को जाहिल रखा जाए। आप बताइए, बीजेपी सरकार में 84,000 स्कूल 10 साल में बंद हो गए सरकारी, और फीस जो है 400 गुना हो गया प्राइवेट स्कूल का। प्राइवेट स्कूल बढ़ाते जा रहे हो आप, पूंजीपति का फ़ायदा करते जा रहे हो। इस हमारे यहाँ पूंजीपति अमीर हो रहा है, गरीब हो रही है। ये कौन जिम्मेदार है इसका? और अब यहाँ आप फिर मर्ज कर रहे हो, तो इसकी पूरा कंडेम होना चाहिए, और ये योगी जी को वापस लेना चाहिए। अगर योगी जी चाहते हैं कि मोदी जी का है ना, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो तुरंत योगी जी को इस पर रोक लगाना चाहिए। इनकी बातों को काउंटर करिए, इनको बताइए, आप बताइए कि आपकी सरकार ये क्यों कर रही है, बीजेपी वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं, गरीब बच्चों का हक क्यों छीन रहे हैं? देखिए, गरीब बच्चों का हक नहीं छीना जा रहा है, गरीब बच्चों को और आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। जैसे कि अभी आपने कहा कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे 10 बच्चे, 11 बच्चे, 12 बच्चे से ज़्यादा लोग नहीं जा रहे हैं, कम बच्चे जा रहे हैं। वहाँ पे स्टाफ उतने ही क्वांटिटी में रखे गए हैं। जो एक सरकारी जो वेतन होता है, वो सरकार का पैसा भी वेस्ट जा रहा है, बच्चों की उतने में पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। 10-12 बच्चे आपस में पढ़ेंगे कि खेलेंगे, ये बताइए सबसे पहली चीज़ तो। और जो सरकार मर्ज स्कूल में सबको कर रही है, तो एक साथ सबको वो ज्वाइन कर रही है कि जितने बच्चे सब एक साथ आगे बढ़ें। जो इस तरीके की जो घटनाएं और जिस तरीके की पढ़ाई पे बात उठती है, हमेशा विपक्ष वाले उठाते हैं कि सरकारी स्कूल देखिए जाके वहाँ बंद पड़ा हुआ है, कितने सालों से वहाँ खुला नहीं है, ये सरकार गवर्नमेंट क्या कर रही है। अब जब गवर्नमेंट एक्शन ले रही है ऐसे स्कूलों पे, तो आप लोगों को पेट में दर्द उठ रहा है सबसे पहली चीज़ तो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर आधे से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जो काफ़ी सालों से बंद पड़े हुए हैं, जो वहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, गाय उसके अंदर जाके जो है अपना चारा खा रही हैं, भेड़ बकरी वहाँ पे लोग चरा रहे हैं, ऐसे ऐसे स्कूल हैं। हाँ, समझ। वो ऐसे स्कूल को बंद किया जा रहा है जो कुछ लोग, इसीलिए मैं कहता हूँ, पढ़ लिख के आ नहीं रहे हैं और
डिबेट करने के लिए आ गए, तो इसके लिए पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद आके आपको कुछ बात कहना करनी चाह रहे हैं पड़ेगी। प्रिंस जी, कुछ कहना और चाह रहे हैं? सरकार, बिल्कुल मैं दे रहा हूँ, इनको बिल्कुल मौका मिलेगा कि सरकार के ऊपर आरोप लगाने से पहले आप पहले स्वयं उस चीज़ के बारे में पढ़ें कि वो सरकार क्यों ऐसा कर रही है। सरकार किसी का बुरा नहीं चाहती है, कोई भी सरकार हो। ये बात अलग है कि पहले की सरकारों में जो भाई साहब ने बोला ना कि ये सरकार पढ़ाना नहीं चाहती है, लोगों को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है, ये सरकार करती थी। 2014 के पहले वाली सरकार करती थी। जो एक भाई हमारे प्रिंस जी हैं, जो एक मुसलमान हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, जो ये कांग्रेस के टाइम पे जो है मुसलमानों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था। अगर ये पढ़ लिख लेते तो वो कहीं पंचड़ कौन बनाता, जिंदाबाद जिंदाबाद कौन करता हमारे पीछे। तो कहीं ना कहीं इनकी बात से मैं सहमत हूँ कि इन्होंने इस चीज़ की आवाज़ उठाई, लेकिन ये गलत सरकार के ऊपर इन्होंने उठाई। इनको उठाना था 2014 से पहले जो सरकारें थी, ये वहाँ पे विरोध करते तो हम इनका बिल्कुल समर्थन ये करते कह रहे हैं कि 2000 पहले से सरकार जो थी वो बंद ही नहीं करती थी स्कूल। सुनिए, एटा जिले में 925 स्कूल बंद हुआ है, फतेहपुर में 565 स्कूल बंद हो रहा है, और लखनऊ जहाँ 445 स्कूल बंद किया गया है, और आपका सुल्तानपुर में 440 स्कूल बंद किया है, और आपका एटा में, मेरठ में 400 स्कूल बंद किया है। इसके अलावा बांदा में 159 स्कूल बंद किया गया है, और झांसी में 106 स्कूल। ये सब लोकल एरिया में है। और मधुशाला बढ़ती जा रही है। शराब खाना का आप बढ़ाते जा रहे हो, शराब खाना आप खोलते जा रहे हो और स्कूल बंद करते जा रहे हो। इसकी आपको बात बतानी पड़ेगी कि आप चाहते हैं लोग शराब पी के मस्त रहें और पढ़ाई लिखाई ना करें। और जो पढ़े भी तो पूंजीपति की, अरे गरीब कमा नहीं पा रहा है, वो पढ़ाई कैसे करेगा, अपने बच्चे को 3 किलोमीटर कैसे भेजेगा 1 किलोमीटर में। ये राइट टू एजुकेशन कहाँ चला गया? संविधान है हमारा, आर्टिकल 15 है, 14 है, राइट टू एजुकेशन है। उसके हिसाब से आप कौन होते हैं बंद करने वाले? बंद करके क्या करिएगा? वहाँ शराब खाना खोलिएगा। मैं इसको कंडेम करता हूँ। मोदी योगी जी को कहता हूँ कि ये वापस लें और स्कूल को वैसे ही चलाएँ और इसको प्रॉपर तरीके से करें। मेन मुद्दा है स्वास्थ्य शिक्षा का है। शिक्षा का स्कूल बंद किया जा रहा है और स्वास्थ्य में बजट कम कर दिया जा रहा है। छाबड़ा जी की बारी तो है, छाबड़ा जी को माइक दे दीजिए। छाबड़ा जी काउंटर करिए, गोलू जी क्या बता रहे हैं? बच्चों के भविष्य के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ चल रहा है देश भर में। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, देश भर की बात है, जहाँ पर सैकड़ों स्कूल बंद कर दिए गए हैं। शिक्षा ना दी जाए, अज्ञानी बने रहें, ताकि कहीं ना कहीं जो अंधभक्ति इनकी जो है वो उनको बढ़ावा मिले, और ये मोदी योगी करते रहें। ये इसीलिए इस तरीके का काम कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब ये बहाना क्या ढूंढ रहे हैं कि वहाँ बच्चे कम हैं। तो जैसा कि प्रिंस जी ने बताया कि बच्चे कम और ज़्यादा का सवाल नहीं है। यहाँ पर सवाल ये है कि चॉइस टू एजुकेशन के तहत जो कुछ होना चाहिए, एक निर्धारित दूरी होती है घर से स्कूल की बच्चों के लिए। तो अगर आप कई सारे स्कूल बंद कर देंगे और उसे एक जगह जब ले जाएंगे उस स्कूल को, तो जो कि गांव की स्थिति है, जहाँ पे आवागमन का साधन नहीं है, तो क्या वहाँ पे आप आवागमन का साधन मुहैया कराएंगे फ्री में? बसेस चालू करेंगे या मेटाडोर से भेजेंगे बच्चों को? क्योंकि जो माँ बाप अब तक अपने बच्चों को कुछ फरलांग दूरी पे स्कूल होता था तो बच्चों को छोड़ आते थे, 8 बजे सवेरे 12 बजे ले आते थे, और इस तरीके से आसानी से वो कर सकते थे, बच्चों के साथ उनका भविष्य के को सुधार सकते थे, उन्हें शिक्षा दिला सकते थे। अब जो कोई शिक्षा देने की जगह अगर दूर कर दी जाएगी, 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा कर दी जाएगी या और ज़्यादा कर दी जाएगी, तो क्या वहाँ पर माँ बाप उसे आसानी से भिजवा पाएंगे, ला पाएंगे? तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा बनेगा कि जो माँ बाप के लिए एक प्रॉब्लम आएगी कि बच्चों को इतनी दूर तक लेके जाएं फिर लाएं, तो कितना उनका टाइम खराब होगा। तो क्या आप सरकारें इसमें ध्यान देंगी कि अगर आप शिक्षा दूर करना चाहते हैं तो उन्हें जाने के संसाधन मुहैया कराए जाए, और वो भी फ्री में कराए जाएं, और उनका ख्याल रखा जाए बच्चों का? अगर ऐसा कर सकते हैं तब तो ठीक है, मैं समझता हूँ एक कदम अच्छा हो सकता है। मगर ऐसे में कि आप सिर्फ ये कह दो कि बच्चे कम हैं, कहीं ना कहीं आप शिक्षकों के साथ मजाक कर रहे हैं, उनका रोजगार छीनना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके बच्चों के माँ बाप को कहीं ना कहीं परेशान हैरान करना चाह रहे हैं कि वो अपने बच्चों को कैसे स्कूल ले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप जो है, सबसे बड़ी बात है आपने क्या किया
आपने क्या किया? अग्निवीर के नाम से 4 साल की समय सेवा। खत्म हो रहा है सतपाल जी, इसमें अग्निवीर की बात कहाँ से आ गई? आप मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं एक नहीं भटक नहीं रहा हूँ, एक लाइन बोलूँगा, एक मिनट। मैं अग्निवीर की जो आप ले आए 4 साल की योजना, आप बताइए कितना बड़ा अपराध है ये नौकरी पेशे वाले के लिए? कहाँ आ पाएगी उसके बीच में देशभक्ति? तो कहीं ना कहीं जो मैं कहना चाह रहा हूँ मैम, मैंने ये मुद्दा क्यों उठाया, आप रोजगार छीन रहे हैं, आप नौकरियाँ छीन रहे हैं, उसका लिमिटेशन, आप उसकी लिमिटेशन बांध रहे हैं कि अब वो 4 साल तक नौकरी करेगा। मैंने इसलिए ये सवाल उठाया। चलिए सतपाल जी, बहुत बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने आखिरी सवाल की ओर, जो कि एक अहम सवाल है और मुझे लगता है कि इस डिबेट में उसको रखना चाहिए। जैसे कि आप सभी को बताएं कि 2025 चल रहा है, तो इसमें अब बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उस पर भी नज़र रखनी है, उस पे बारे में भी बात करनी है। तो इसमें जो है एक सर्वे किया गया था, उस सर्वे में पता चला है कि तेजस्वी यादव को ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। उसके बाद जो है और सारे लोग आ रहे हैं। फिर ये भी पता चला था कि इंडिया गठबंधन में थोड़ा सा आपस में मनमुटाव चल रहा था सीएम चेहरे को लेकर के, कि भैया राहुल गांधी को बनाया जाए कि आपके जो है तेजस्वी यादव को बनाया जाए। फिर उधर एनडीए में भी ऐसे ही टकराव चल रही है कि अब भैया क्या बोलते हैं, चिराग पासवान भी उतरने वाले हैं और इधर नीतीश भी हैं। तो ये सब मतलब जो वार पलटवार हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बनने वाली है 25 में और क्या कुछ होने वाला है? प्रिंस जी, आप अपनी राय रखिए। देखिए 25 में बीजेपी की सरकार बनेगी, एनडीए की। कहाँ पर बनेगी? बिहार में, क्योंकि 3 करोड़ वोट तो काट दिए रहे हैं लोग। अच्छा, 3 करोड़ वोट काट दिए हैं। अब बता रहे हैं कि सर्टिफिकेट लाओ। अब 3% लोग पढ़े लिखे हैं वहाँ पर, जिनके पास डेट ऑफ बर्थ है वो 3% है। 97 के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है। एजुकेशन सर्टिफिकेट 22 लोग पढ़े हुए हैं, 78% लोगों के पास एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं है, 40% लोगों के पास घर नहीं है। ये 3 चाहिए, तो कहाँ से लाएंगे? तो 3 करोड़ वोट जाएगा। 70% मतलब बिहार में इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप भी सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बीजेपी पे सवाल हुआ। ये इलेक्शन उनका पिट्ठू है। अच्छा, आप पिट्ठू है? बिल्कुल, क्योंकि जब आप 20-22 लोग जा रहे हैं, आप 2 लोगों को बुला रहे हैं, आप ये बताइए कि एनआरसी तो है नहीं है। वोट का आपने बोला आधार से लिंक करना चाहिए। वोटर कार्ड को आधार से लिंक करेंगे, फिर आधार क्यों नहीं आधार से लिंक करेंगे तो कोई फेक भी तो वोट दे सकता है। तो फिर आधार को आप क्यों नहीं मांग रहे हैं? इंडिया गठबंधन के लिए भी तो अच्छा है। आप ये बताइए, आधार को आप क्यों नहीं उसका प्रमाण मान रहे हैं? 70% लोग अभी बिहार में बाढ़ में ग्रस्त हैं, वो कहाँ से कागज लाएंगे? और अगर यही बात है कि जेन्युइन है, तो क्या बताइए, अभी 2024 का इलेक्शन हुआ है, तो क्या फेक है? उसको कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो ना उसको, क्योंकि अभी तो कराए 2024 में, 25 में सब नकली हो गया। अभी तो आप जीते हो प्रधानमंत्री, तो फिर वो वाला कैंसिल करना चाहिए। बिहारी में तो बिहार बोर्ड में वोट नहीं पड़ा क्या? 2024 में बिहार में भी तो वोट पड़ा है, तो किस वोट लिस्ट में पड़ा? आपको बता दें 8 करोड़ का ये प्रैक्टिस है। 8 करोड़ लोगों को फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसको पढ़े लिखे नहीं है बेचारे। जिसमें ये कहा गया 5 करोड़ नहीं भरेंगे, वो भी गलत है। उनको फॉर्म भरना है और वोटर लिस्ट उसमें नत्थी करनी है। चलिए मान लीजिए कि आप जो है अपने तथ्य रख रहे हैं, बिल्कुल सही सब कुछ होता है, तो आपके हिसाब से सीएम कौन होना चाहिए? 22 साल, एक शब्द में जवाब दीजिए। एक लाइन और बोल दूं क्या? देखो 22 साल पहले हुआ था तो वो 2 साल लगा था, 25 दिन में आप कर रहे हैं, इम्पॉसिबल है। इस हिसाब से तो अगर जेन्युइनली होगा तो तेजस्वी को कोई हराने वाला नहीं है। अच्छा। वो जीते हुए हैं, वो रोजगार में काम किया है, यूपी से रोजगार भेजे हैं लोगों को। यूपी के लोग गए हैं रोजगार लेने। इनके समय में रोजगार के लिए मारामारी हो रहा था, और आज आपको बता दें जंगल राज है, लालू से ज्यादा हत्याएं हो रही है, अपहरण हो रहा है, पूरा डाटा है एनसीआरबी का। गोलू जी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बिल्कुल परफेक्ट है बिहार के लिए, और ये जो है सरासर इसी पे सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि जब लालू की सरकार बनी थी तो 2 साल लगा था कि ये सब जो करने के लिए, तो ये इतनी जल्दी से कुछ महीनों में कैसे, 25 दिनों में कैसे संभव है? जरा आप जवाब दीजिए। देखिए ये लोग जो है हमेशा, अभी जैसे कि आपने कहा और इन्होंने जैसे भाई साहब ने बोला, इससे तो साफ साफ दिखता है कि ये सरकार का शुरू से जो विरोध करते चले आए हैं, इनको अच्छे काम भी सरकार के इनको गलत लगते हैं, जो शुरू से विरोध करते हैं। कभी भी सरकार का इन्होंने ये नहीं कहा कि ये सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। जो वाकई अच्छे काम है, जनता के हित के लिए सरकार काम करती है, जनता के विकास के लिए का काम करती है, जो जनता तक एक लाभ पहुंच रहा है, उसके लिए भी इन्होंने समर्थन कभी नहीं किया। तो ये 25 दिनों की बात भी कैसे ये बोल सकते हैं कि हाँ ये सरकार बहुत अच्छा कर रही है? उसका तो विरोध ये करेंगे। और रही बात आपने बोला 2025 में बिहार के चुनाव में, बिहार का चुनाव भी एक तरफा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
चिराग पासवान जी गठबंधन में हैं और चिराग पासवान जी बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेंगे बिहार में, और बिहार की जनता भी बहुत ही अच्छी तरीके से चिराग पासवान जी को पसंद कर रही है और एक तरफा पूरी तरीके से वहाँ पे लहर आने वाली है और इन सब का सुपड़ा साफ होने वाला है। तो प्रधान वो वहाँ का सीएम कौन बनेगा? आपको लगता है कि अगर एनडीए जो है जीत जाएगी जी। तो फिर सीएम किसको बनाएगी? देखिए ये जो पार्टी की, देखिए सीएम कोई भी बन सकता है। आपको क्या पसंद है? आपका पसंदीदा सीएम बिहार में कौन होना चाहिए? आप देखिए नीतीश जी फिलहाल तो शुरू से पसंद है और वो बनेंगे भी, उम्मीद भी बहुत ही है सबको कि हाँ नीतीश जी ही आने वाले हैं। और लालू अच्छा जो है कांग्रेस या जो और भी गठबंधन है वो कहता है कि बस नीतीश को मोहरा बनाया जा रहा जी। है, जैसे ही नीतीश जी जाए उनको पार्टी से हटा दिया जाएगा और बीजेपी की वहाँ पे जेडीयू में दफ्तर में बीजेपी की मोदी की बड़ी बड़ी तस्वीरें लग जाएंगी। अच्छा। मोदी जो है उनके जेडीयू दफ्तर को कब्जा कर लेंगे। अच्छा देखिए कब्जा करने वाली तो जो है, जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ था, 17 में हुआ था, जो राहुल जी का, माननीय राहुल जी का और अखिलेश जी का गठबंधन था, जो ये लोग शुरू से आपस में करते चले आए, ये इसी तरीके की सोच रखने वाले लोग हैं जो हमेशा जो इन्होंने किया वही बताते हैं दूसरों को। तो ऐसे लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता भी बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि कौन किसने कैसा किया है सरकार में। तो कहीं ना कहीं बिहार के लिए आपके चैनल के माध्यम से 2 लाइन बताना चाहते हैं लालू जी के लिए कि उन्होंने नारा दिया था, जब तक रहेगा समोसे में आलू, जब तक रहेगा बिहार में लालू। अब जनता ने वहाँ पे चेंज कर दिया है, 32 गुल मीटर चालू, बिहार से भगाएंगे कि लालू। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बात है, बिहार से भगाएंगे लालू को और अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नज़र आते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नज़र आते हैं। लालू जी को किधर से भी देखिए चारा चोर नज़र आते हैं। अच्छा तो कहीं ना कहीं जनता ने बहुत अच्छी तरीके से जान लिया है कि हमको ऐसे लोगों को बाहर सत्ता से निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। चलिए सतपाल जी काउंटर कीजिए, ये समय खत्म होने वाला है, ये आखिरी सवाल इन्हें है। भूलना नहीं चाहिए कि 2024 में देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को सत्ता से भगाया है, ये भूलना नहीं चाहिए। कहाँ भगाया है भैया? वो फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। आप मैम, ऐसे में कहाँ आप प्रधानमंत्री किसी को कहते हो जब उनका अपना ही अलायंस उन्हें साथ ना देता हो? कौन नहीं दे रहा उनका तो साथ? कहाँ दे रहा मैम? आप सिर्फ गद्दी पे बैठे हैं ना। हाँ। जो जनता के हितों के 16-16, 20-20 बिल आ रहे हैं वो लोकसभा में पेंडिंग पड़े हुए हैं, कहीं कोई आवाज़ नहीं उठती है उसकी। कभी देखा है? देश का प्रधानमंत्री तो हमेशा चुनावी मूड में रहता है या विश्व गुरु बनने के लिए देश विदेश के दौरे करता है, रैलियाँ, रोड शो करता है। कल तो हद ही हो गई कि विदेश में जाके वो बिहार की चुनाव की सब वहाँ पे रैलियाँ कर रहा है, चुनाव की रैलियाँ कर रहा है विदेश में जाके। रही बात अब बिहार के चुनाव की, कौन बनेगा मुख्यमंत्री या कौन सी सरकार सत्ता में आएगी, ये मैं पहले भी कई बार हर चैनल पे बोलता हूँ कि ये जनता तय करती है कि कौन सी सरकार आएगी और उसके बाद तय होगा किसकी सरकार आती है और आपके कौन हिसाब वहाँ से का वहाँ का मुख्यमंत्री आपका बनेगा। पसंदीदा जो है वहाँ पे चेहरा जी? क्या होना चाहिए? है जी? आपके हिसाब से पसंदीदा मुख्यमंत्री वहाँ पे सीएम का चेहरा किसको होना चाहिए? क्योंकि इंडिया गठबंधन में आपके धुरंधर क्या बोलते हैं राहुल गांधी भी हैं और वहाँ पर तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों आपस में टकरा रहे हैं। मन तो कहीं ना कहीं कर ही रहा है राहुल गांधी का कि हमको कुर्सी मिल जाए, तो क्या बोलेंगे आप? चलिए शुक्रिया, कम से कम आपने माना कि वहाँ से भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार जा रही, कांग्रेस इंडिया हम गठबंधन क्यों की। मानेंगे? ये बात आपने जनता मानेगी हम कौन कि होते अगर हैं? वो हो तो क्या हो। हमें तो सपोर्ट अब करने के लिए आती कहा है है। बात जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, हाँ। मिल बैठ के इंडिया गठबंधन उसमें तय करेगा। बड़े दल के हिसाब से तय होना होगा तो वैसे ही नॉर्मली तय हो जाएगा। हाँ। और कोई वजह रही होगी तो वो हम लोग मिल बैठ के बात कर लेंगे। इंडिया गठबंधन वाले कौन बनता है, मुझे लगता है ये नतीजों से पहले कहना कि कौन बनेगा ये थोड़ा सूचित नहीं होगा। ठीक ठीक, कुछ कहना चाहेंगे गुरु जी? काउंटर कर दिए, देखिए, समय खत्म हो रहा अभी है। जैसे कि इन्होंने बोला प्रधानमंत्री जी के लिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा चुनाव मूड में रहते हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि इस उम्र में भी वो इतने एक्टिव हैं कि आपके जो है 56 साल के नेता की तरीके जो है सुस्त नहीं है कि एसी में बैठ के सिर्फ मनोरंजन करें, जनता के बीच में ना जाएं, किसको जनता कह के रहे लिए हैं बात 56 ना साल का करें। नेता आप? अरे किसको माननीय बता रहे? राहुल गांधी जी, अच्छा अच्छा, वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में वो जाते हैं और सब जो है 500 के बुलाए हुए भीड़ रहती है, जो इस तरीके अच्छा। से माहौल दिखाते हैं कि जनता इनके साथ है। अगर जनता इनके साथ होती तो ये अब तक 2024 में इनकी सरकार बनी होती। इनका तो पूरी तरीके से जहाँ जहाँ ये जाते हैं वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं जनता इनके साथ नहीं है, ये सब बुलाए हुए लोग हैं
और दिखाते हैं माहौल कि हमारे साथ जनता है और जनता के साथ ये हो रहा है, जनता के साथ वो हो रहा है, तो वक्त आते ही जनता दिखाती भी है कि हाँ हम किसके साथ हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के 2 लाइन हैं कि जैसे कि विपक्ष के लोग उल्टे सीधे आरोप लगाते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी पे, उन्हीं के लिए 2 लाइन आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं। जो जलता है उसे जलने दो, ये जलजला नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष के मुंह पे तमाचा है कि आप इतने बढ़िया प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरीके की बात बोलने से पहले 100 बार सोच लीजिए कि देश अपना जिस तरीके से आगे बढ़ता चला जा रहा है, आपको तो कंधे से कंधा लगा के सरकार का साथ देना चाहिए। सरकार का आप विरोध कर रहे हैं, विरोध करते करते आप इतना गिर चुके हैं कि आप शायद भूल चुके हैं कि आपने देश का विरोध करना चालू कर दिया है। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा। क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले कहूँगा कि ये कह रहे हैं बड़े हमारे 73 साल 74 साल के प्रधानमंत्री बड़े एक्टिव हैं, वो देश विदेश में जा रहे हैं। भैया विदेश में जाके कौन सा आप रैलियाँ कर रहे हैं बिहार की? ये देश का मुद्दा है, देश में आप रैलियाँ करें, कौन मना कर रहा है अगर एक्टिव है तो। मगर ये एक कारोबारी देश के ऊपर बैठ चुका है। ये नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जो है BM है, PM नहीं है, ये BM है, बिजनेसमैन है। ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये बिजनेसमैन बैठ चुका है जो कारोबार पे कारोबार किया जा रहा है। देश की जनता के टैक्स का पैसा अपने सुख स्वार्थों के लिए और अपने कहीं ना कहीं अपने जो इनके जो मैं कई बार कह चुका हूँ, जिस तरीके से अडानी अंबानी को कॉर्पोरेट करते हैं, उनको बढ़ाने का काम करते हैं। तो देश के पटल पर एक बिजनेसमैन बैठ चुका है। दिस इज़ नॉट PM, दिस इज़ द BM, यानी कि बिजनेसमैन बैठ चुका है देश पर, और कुछ नहीं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब हम इस डिबेट का समापन करेंगे। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद। तो हाँ, तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने यहाँ पर बहुत सारे मुद्दों पर बात करी। सब ने अलग अलग बीजेपी के से मतलब जो भी बीजेपी के पक्षपात अपनी जो है बात रखी। हमारे साथ ये सीनियर जर्नलिस्ट थे, इन्होंने अपनी बात रखी, वो उधर हमारे साथ कांग्रेस के थे। सब ने अपनी अपनी बात रखी, अपने आप को बहुत अच्छे से काउंटर किया। तो इन सब की बातों से कुल मिलाकर एक चीज़ तो भैया अब स्पष्ट है कि अब जो है 2025 में जो चुनाव आने वाले हैं और 27 में जो आने वाले हैं, ये सब के लिए जो है सारी पार्टियां अलर्ट हो गई हैं, अपनी अपनी रणनीति कर रही हैं और ये सब एक एक्टिव मोड में आ गई हैं। तो ऐसे ही हम आपको तमाम शोज़ आपको हम दिखाते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। आप सभी के लिए हमारे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं। तब तक के लिए और देखते रहिए हमारा चैनल द इंडिया लाइव। इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।